Hi everyone, welcome to our YouTube channel Pharma Forge and today we are going to start with topic clinical trials। तो जब कोई भी ड्रग हमारे सामने आती है तो मार्केट में आती है तो ऐसा नहीं होता कि किसी पर्सन ने उसके डिस्कवरी की मतलब का उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का स्टडी किया और जल्द से जल्द वो ड्रग मार्केट में आ गई, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने के बाद ही मार्केट में ड्रग आती है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और उसके बाद ड्रग मार्केट में आती है तो उसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। Clinical studies is a systematic study in human subject for evaluating safety and efficacy in human. It include preclinical study, phase 0 study, phase 1 study, then phase 2 study, phase 3 study, and phase 4 study when is performed after the मार्केटिंग ऑफ द ड्रग। मीन्स फेज़ 4 स्टडी जो होता है वो ड्रग का मार्केटिंग करने के बाद में कंडक्ट किया जाता है। तो फेज़ 3 तक जो होता है उसके पहले ड्रग मार्केट में नहीं आती। तो फर्स्ट इज़ अ प्री क्लिनिकल स्टडी। Preclinical studies perform on the animals. In preclinical study, pharmacodynamic study in vivo in animals, in vitro preparations। हमने जो कुछ भी प्रिपरेशन बनाए और जो कुछ भी ड्रग हमारे पास में है उसका फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, उसका स्टडी एनिमल्स पे किया जाता है इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। acute, subacute and chronic toxicity in animals is studies। जो कुछ भी टॉक्सिसिटी है ड्रग की, एक्यूट हो, छोटी सी हो, सब एक्यूट हो या क्रोनिक हो, मतलब कि बहुत ही सीवियर हो, उस सभी का स्टडी एनिमल्स में किया जाता है। थेरापेटिक ड्रग इंडेक्स इज स्टडीड। थेरापेटिक ड्रग इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द safety of the drug, and once preclinical studies indicate the safety of the investigational new drug has to be filed with a regulatory authority। मीन्स अगर प्री क्लिनिकल स्टडी में एक बार ये प्रूव हो चुका कि हमारी ड्रग सेफ़ है, इफ़िशियंट है, उसकी टॉक्सिसिटी भी कम है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये एक फॉर्म है, वो भरा जाता है, मतलब कि वो फिल किया जाता है और उसके बाद हमारी फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 कंडक्ट की जाती है। और प्री क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स मीन्स इन प्री क्लिनिकल स्टडी हम एनिमल्स पे स्टडी करते हैं तो एनिमल्स की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एनिमल्स को अनवांटेड सफरिंग करना पड़े, तो इसी के लिए कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स का पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद ही कोई भी हमारा ड्रग हो उसके लिए हम प्री क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडी में हम एनिमल्स यूज़ करते हैं और उनमें ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी करते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, एलिमिनेशन का कितना टाइम लगता है, सभी का स्टडी प्री क्लिनिकल स्टडी में करते हैं। उसकी टॉक्सिसिटी का स्टडी करते हैं, उसकी सेफ्टी चेक करते हैं और उसी के बाद हम ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाते हैं। और प्री क्लिनिकल स्टडी में एक बार ये प्रूव हो गया कि हमारी ड्रग सेफ़ है तो हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है और उसी के बाद परमिशन मिलने के बाद ही हमारी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट इज़ अ फेज़ 0। फेज़ 0
को माइक्रोडोसिंग स्टडी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोडोसिंग स्टडी, लेस दैन 1/100 ऑफ डोज ऑफ टेस्ट सब्सटेंस इज यूज। मीन्स अगर 100 ml का डोज देना है पेशेंट में तो सिर्फ 1 ml ही दिया जाता है इन माइक्रोडोसिंग स्टडी, मतलब कि बहुत ही थोड़ा डोज यूज किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म टू ऑब्टेन प्रिलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा। मीन्स अगेन जो प्रिलिमिनरी डाटा है फार्माकोकाइनेटिक का, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन का, वो हमें माइक्रोडोसिंग स्टडी से मिलता है। माइक्रोडोसिंग स्टडी का जो एडवांटेज है वो है कि रिड्यूस ड्रग डेवलपमेंट कॉस्ट। आगे जाकर जो आप इतना सब मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो अगर वेस्ट जाएगा तो दैट इज़ नॉट गुड। तो उसी के लिए पहले ही ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है और ड्रग से रिलेटेड अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है या टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो पता चलना चाहिए, इसीलिए माइक्रोडोसिंग स्टडी किया जाता है। रिड्यूस ड्रग डेवलपमेंट टाइम, आगे जाके जो टाइम हम इतना स्पेंड करने वाले हैं वो सेव होता है। लेस वॉलंटियर्स आर रिक्वायर्ड। माइक्रोडोसिंग स्टडी बहुत ही मतलब कि 2 से 10 तक पर्सन तक ही मतलब उतने ही वॉलंटियर होते हैं उसमें, 2 से लेके 10 तक। तो यही इसका बेनिफिट है। एंड लेस चांस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आगे जाके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें दिखने वाली है वो अभी वो उस प्रोसेस को हम अभी भी रोकते हैं इन माइक्रोडोसिंग स्टडी। अगर माइक्रोडोसिंग स्टडी सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि फेज़ 0 में हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल गए, तो हम फेज़ 1 के तरफ जाते हैं। फेज़ 1 को ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी स्टडी कहते हैं। इट इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। एक ड्रग का कितना डोज एक ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम टॉलरेट कर सकती है, तो इसका स्टडी फेज़ 1 में किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म टू चेक द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, ड्रग की सेफ्टी कितनी है, वो कौन से डोज में ज़्यादा सेफ़ है, इसका स्टडी फेज़ 1 में किया जाता है। 20 to 100 वॉलंटियर्स आर इन्वॉल्व और फेज़ 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं। दिस ट्रायल इज़ परफॉर्म ऑन होमोजीनस सब्जेक्ट। होमोजीनस सब्जेक्ट मीन्स एक ही टाइप के वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब कि हेट्रोजीनस सब्जेक्ट यानी कि बहुत ही डिफरेंट रीजन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। सब्जेक्ट मतलब कि वॉलंटियर्स, अगर डिफरेंट रीजन से वॉलंटियर लिए जाए, मतलब कि एक कश्मीर से लिया जाए और एक राजस्थान से लिया जाए, तो ये है हेट्रोजीनस सब्जेक्ट। और होमोजीनस मतलब कि एक ही एरिया से और रीजन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। इन फेज़ 1 जो होता है वो हेल्दी पर्सन पे परफॉर्म किया जाता है। 20 to 100 वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और it is it is to determine the safety and tolerability of that drug. Then next is a phase 2 study. Phase 2 study, it is a therapeutic exploration and dose ranging. Means जो ड्रग का थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो एक्सप्लोर किया जाता है इन फेज़ 2 स्टडी। इट इज़ परफॉर्म ऑन पेशेंट्स। फेज़ 2 स्टडी जो होता है वो पेशेंट पे परफॉर्म किया जाता है, नॉट ऑन हेल्दी सब्जेक्ट। फेज़ 2 स्टडी में हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं कि डोज और इफ़िकेसी का क्या रिलेशन है, मतलब कि कितने डोज में वो ड्रग इफ़िशिएंट है। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, वो पर्टिकुलर डिसीज़ क्योर करने के लिए कितने ड्यूरेशन तक वो ड्रग देना पड़ेगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वो ड्रग कितने बार देना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। थेरेपेटिक विंडो मीन्स फ्रॉम द मिनिमम up to the maximum safe concentration. MSC to MEC means minimum safe concentration to maximum effective concentration. ये जो है वो उसे थेरेपेटिक विंडो कहते हैं। परफॉर्म ऑन 100 to 300 पेशेंट, कंपैरेटिवली लार्जर मतलब कि वॉलंटियर्स पे ये परफॉर्म किया जाता है फेज़ 2 स्टडी। देन फेज़ 3 स्टडी,
दैट इज़ थेरेपेटिक कन्फर्मेशन। फेज़ 3 में हम क्या करते हैं कि थेरापेटिक, उसकी जो थेरापेटिक एक्टिविटी है वो कंफर्म कर देते हैं, टू कंफर्म सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इन लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, टू एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ ड्रग विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग ड्रग। मीन्स अगर कोई डिसीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए अभी एक मार्केट में ऑलरेडी ड्रग है और हमने उसी डिसीज़ को क्योर करने के लिए अनदर ड्रग का ट्रायल हम चला रहे। तो जो ड्रग मार्केट में है और जो ड्रग का हम ट्रायल चला रहे उनके एक्टिविटी का हम कंपेयर करते हैं इन फेज़ 3। और फेज़ 3 एक ऐसी फेज़ है जिसमें हम जेरियाट्रिक पेशेंट्स भी इंक्लूड करते हैं। जेरियाट्रिक पेशेंट मीन्स एल्डर पर्सन्स। तो फेज़ 3 में हम एल्डर पर्सन को इंक्लूड करते हैं and 100 to 1000 volunteers are required. After phase 3, if a result are satisfactory, then new drug application need to be filled. पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल चलाने के लिए हमें कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल का हमें अप्रूवल चाहिए फॉर प्री क्लिनिकल ट्रायल। एक बार हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमें परमिशन मिल गई, उसके बाद हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म करते हैं और फिर अगर उसके रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री है प्री क्लिनिकल ट्रायल के तो हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करते हैं आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल। Once the safety of the drug is confirmed, investigational new drug application need to be filed with regulatory authority। जो कोई भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे कि इंडिया की CDSCO है, तो हम क्या करते हैं उनके पास जाके इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल करते हैं और फिर फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 ये सभी परफॉर्म करते हैं और फिर ड्रग मार्केट में आती है। तो ड्रग मार्केट में आने से पहले हमें फिर एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है, दैट इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन हमें भरना पड़ता है। और अगर वो अप्रूव हो गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो अप्रूव हो गया तो ड्रग मार्केट में आती है। और मार्केट में आने के बाद भी हम ड्रग पे स्टडी चालू रखते हैं। मतलब कि ड्रग से रिलेटेड कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है ना, कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट ड्रग का नहीं है ना, जैसे कि थैलिडोमाइड के वजह से फोकोमेलिया तो वो टिरेटोजेनिक ड्रग थी। मतलब कि जो फीटस था उसमें सील लाइक लिम्स प्रोड्यूस हुए। तो ये इसे कहते हैं फेज़ 4 को कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और फार्माकोविजिलेंस, कि जिसमें ड्रग के मार्केट में आने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, उसके कोई ड्रग इंटरैक्शन है और कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट है, तो वो उसका स्टडी हम फेज़ 4 में करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द ADR वेरियस कंट्रीज़ में एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिपोर्टिंग करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, मतलब कि अथॉरिटीज़ होती है। जैसे कि इंडिया में नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, UK में येलो कार्ड सिस्टम है और वो इंटरनेशनल सिस्टम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके मतलब कि यहाँ पे जो कोई हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हुआ है किसी भी ड्रग के रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्म किया जाता है इन बॉडीज़ को। देन what is actually adverse drug reaction? Any noxious change in which is suspected due to the use of that drug in normal dose in human may require decrease in the dose or caution about the use of the same drug। अगर कोई मतलब कि ऐसा कोई चेंज कि जो हमारे थेरेपेटिक मतलब कि हमारे डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से डेविएट हो रहा है, कोई डिफरेंट हमें चेंज दिख रहा है, अगर ड्रग हम थेरेपेटिक डोज पे दे और उसके वजह से एक तो ड्रग का यूज़ हमें टर्मिनेट करना पड़ रहा है
मतलब कि पूरे तरह से स्टॉप करना पड़ रहा है, या तो ड्रग का जो यूज़ है वो कम करना पड़ रहा है, तो उसे ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। अ, तो ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इट इज़ क्लासिफाइड एज अ ऑगमेंटेड, बिजारे, क्रोनिक, डिलेड एंड एंड ऑफ यूज़। फर्स्ट इज़ अ ऑगमेंटेड, मतलब कि ABCDE। ऑगमेंटेड, B इज बिजारे, C इज क्रोनिक, D इज डिलेड एंड E is a end of use. One by one we will see. First is a augmented. Augmented, it is most common, found in 75% of patient. It is dose dependent effect, like anticoagulant drug. It like warfarin, it causes bleeding. एंटी डायबिटिक ड्रग, इंसुलिन कॉजेस हाइपोटेंशन। मतलब कि ये जो होता है वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है। इट इज़ डोज डिपेंडेंट इफेक्ट, जितना ज़्यादा डोज उतना ज़्यादा इफेक्ट। सेकेंड इज़ अ बिजारे। बिजारे इज़ अ डोज इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर डोज के वजह से है, ये डोज पे डिपेंड नहीं है। लाइक पेनिसिलिन, सम पेशेंट को पेनिसिलिन की वजह से रिएक्शंस आती है, दैट इज़ बिजारे। बिजारे टाइप ऑफ रिएक्शन। देन एंटी कन्वर्जन ड्रग कॉजेस हाइपर सेंसिटिविटी इन सम पेशेंट्स। Then third one is a chemical type of adverse drug reaction. Biological characteristic can be predicted from chemical nature of the drug. जो कुछ केमिकल नेचर है ड्रग का, वो स्टडी करके उससे रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है इसका मतलब कि प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ पैरासीटामोल, इट कॉजेस हिपेटोटॉक्सिसिटी। एंड लास्ट वन इज़ अ डिलेड। डिलेड मीन्स ऑकर आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। मीन्स ड्रग लेने के बहुत टाइम बाद हमें वो इफ़ेक्ट दिखने लगता है। लाइक एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज सेकेंडरी ट्यूमर। ऐसी कुछ एंटी कैंसर ड्रग होती है कि जिनके वजह से कैंसर तो क्योर होता है, पर फिर में बाद अगेन ट्यूमर मतलब कि डिटेक्ट होता है। और सेकेंड वन इज़ एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग कॉजेज टारगेटिव डिस्काइनेसिया। Then last one is a drug withdrawal reaction occur when drug stops suddenly. अगर कोई ड्रग का डोज किसी पेशेंट को हम चालू है और उसमें उसको हमने अचानक से विड्रॉ कर दिया, मतलब कि थेरेपी से विड्रॉ कर दिया, उसका यूज़ थेरेपी में स्टॉप कर दिया, तो विड्रॉवल के वजह से भी कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिखते हैं। लाइक स्टेरॉयड विड्रॉवल, एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी। मतलब कि कॉर्टिकोस्टेरॉयड अगर हम बाहर से बॉडी को दे रहे हैं तो एड्रेनल ग्लैंड कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाता है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉयड का प्रोडक्शन कम कर देता है, और उसके वजह से जब ये विड्रॉ कर दिए जाते हैं तो एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, मतलब उसकी डिफिशियंसी दिखने लगती है। क्लोनिडीन कॉजेज हाइपोटेंशन। क्लोनिडीन इज़ अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और अगर वो सडन से विड्रॉ की जाए थेरेपी से तो उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन दिखता है। देन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइप इम्पॉर्टेंट है। टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, IgE एंटीबॉडीज इन्वॉल्व। टाइप 2 ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन, IgG and IgM antibodies are involved. Type 3 Arthus reaction, IgG antibody involved. And type 4 delayed hypersensitivity reaction, it is T cell mediated. एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में जैसे कि हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन से, ल्यूकोट्रिन से, ये सभी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इन्वॉल्व है। टाइप 2 IgG and IgM antibody involved. Type 3 IgG antibody involved. And type 4 delayed hypersensitivity reaction, it is T cell mediated. देन साइड इफ़ेक्ट, ये कुछ टर्म्स है। साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिक इफ़ेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, एक टर्म्स है कि जो इम्पॉर्टेंट है। एक मतलब कि वो ओवरलैपिंग है एक दूसरे से, ये टर्म ओवरलैपिंग लगती है पर ये डिफरेंट कंसेप्ट्स है। तो वन बाय वन वी विल सी साइड इफ़ेक्ट। फर्स्ट वन इज़ अ साइड इफ़ेक्ट, अनवांटेड बट स्टिल अनअवॉइडेबल इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग एट थेरापेटिक डोज। मतलब कि
ड्रग का जो इफ़ेक्ट है कि जो अनवांटेड है, मतलब कि कोई ड्रग देते हैं तो उसका हमें तो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मिलता है और एक अनवांटेड इफ़ेक्ट मिलता है। हर एक ड्रग का एक डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होता है और एक अनवांटेड इफ़ेक्ट होता है। तो जो ड्रग का अनवांटेड इफ़ेक्ट है बट वो अनअवॉइडेबल है, मतलब कि हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसे ही कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। लाइक एट्रोपिन, एट्रोपिन इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड साइड इफ़ेक्ट इज़ अ ड्राइनेस ऑफ द माउथ। इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन तो हम एंटी ओव्यूलेटरी, एज एंटी ओव्यूलेटरी यूज़ करते हैं, बट उसके वजह से नौशिया होता है। कोडेन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ड्रग तो हम यूज़ करते हैं, हमें डेज़र्ट इफ़ेक्ट भी मिलता है, बट उसके साथ कोई अनवांटेड इफ़ेक्ट मिलता है कि जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। सेकेंड वन इज़ अ टॉक्सिक इफ़ेक्ट रिजल्ट ड्यू टू द एक्सेस डोज ऑफ ड्रग और प्रोलॉन्ग यूज़ और एक्सेस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मीन्स अगर ड्रग का ओवरडोज हो जाए या ड्रग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाए तो उसके वजह से हमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखता है। लाइक पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिसिटी है, सिस्प्लैटिन का नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, देन अमीनोग्लाइकोसाइड का भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। तो यही सभी क्या है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। देन इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस मीन्स appearance of the characteristic toxic effect of the drug at therapeutic dose। मीन्स अगर 10 पर्सन्स है, 10 पर्सन्स को हमने कोई ड्रग दिया तो उसमें 9% को तो वो टॉलरेट होता है, मतलब वो उन्हें सूट होता है, पर एक कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है कि जिसे वो ड्रग सूट नहीं होता, दैट इज़ इंटॉलरेंस। लाइक क्लोरोक्विन कॉजेज वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। देन next is a idiosyncrasy. Drug interact with a unique characteristic of individual that do not produce in majority subject and produce uncharacteristic reaction। मीन्स वो जो ड्रग होता है वो किसी पर्सन में कुछ जेनेटिक कन्फिग्रेशन में कुछ अलग सा होता है। वो वो जो ड्रग होता है वो उसी थिंग को टारगेट कर देता है और उसी की वजह से हमें हमारे मतलब कि जो प्रेडिक्शन है उससे भी अलग कुछ हमें देखने को मिलता है। उसे ही हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। जेनेटिक कन्फिग्रेशन का ये पार्ट है। किसी का जेनेटिक कन्फिग्रेशन में कुछ डिफरेंस है तो उसके वजह से वो ड्रग जो होता है वो कोई अलग सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नथिंग बट ए इडियोसिंक्रेसी। लाइक क्लोरामफेनिकल कॉजेज अपलास्टिक एनीमिया इन सम पेशेंट्स। देन ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस में ड्रग अब्यूज़, ड्रग हैबिचुएशन एंड ड्रग एडिक्शन, तीन अलग अलग टर्म है। दैट इज़ drug abuse means use of drug by self medication in manner and amount that deviate from approved medical and social pattern। मीन्स किसी भी ड्रग का सेल्फ मेडिकेशन के दौर पर यूज़ करना, खुद वो मेडिसिन लेना, और मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तभी भी सेल्फ मेडिकेशन के दौर पे लेना, और वो उसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के लिए नहीं, कुछ अलग ही इफ़ेक्ट, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोरेक्स है तो वो जो है वो उसके मतलब कि CNS डिप्रेसेंट एक्शन के वजह से उसके लिए लिया गया था, वो है ड्रग अब्यूज़। देन ड्रग हैबिचुएशन, लेस इंटेंस इन्वॉल्वमेंट विथ अ ड्रग विड्रॉवल प्रोड्यूस माइल्ड डिस्कम्फर्ट। मीन्स हमें टी या कॉफ़ी की कुछ हमें मतलब कि उसका हैबिचुएशन होता है। अगर टी और कॉफ़ी हमने एक दिन नहीं लिया तो थोड़ा सा ही डिस्कम्फर्ट होता है, पर हम टी या कॉफ़ी के एडिक्ट नहीं होते, हमें उसका हैबिट होता है, दैट इज़ ड्रग हैबिचुएशन। एंड ड्रग एडिक्शन, comprehensive use of the drug characterized by overwhelming involvement with use of drug। ड्रग एडिक्शन मीन्स क्या होता है कि उस पर पेशेंट इतना डिपेंडेंट हो जाता है, उस ड्रग पे पेशेंट इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि ये ड्रग नहीं लिया तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो उसका ऐसा मेंटालिटी हो जाता है, दैट इज़ ड्रग एडिक्शन। और दूसरी भी एक टर्म होती है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मीन्स वो जो पेशेंट होता है वो उस ड्रग को एन्जॉय करने लगता है,
दैट इज़ रेनफोर्समेंट. और एक टर्म होती है दैट इज़ टैकीफाइलैक्सिस. टैकीफाइलैक्सिस और टैकीकार्डिया अलग है. टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन द हार्ट रेट, एंड टैकीफाइलैक्सिस मीन्स व्हाट, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस. किसी ड्रग को पेशेंट जो होता है ना, वो मतलब कि अगर उसका डोज दिया, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, तो तीसरे दिन उसका इफ़ेक्ट आना बंद होता है. दैट इज़ टैकीफाइलैक्सिस. तो ये सारी टर्म्स होती है जो एक दूसरे में बहुत सारी ओवरलैप होती है, पर डिफरेंट डिफरेंट है. ये जो पार्ट है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइप 1 IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. टाइप 2 ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन, IgG एंड IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व. टाइप 3 आर्थस रिएक्शन, IgG antibody involved. And type 4 delayed hypersensitivity reaction, it is T cell mediated. एंड ये जो एग्जाम्पल्स है हर एक के वो भी इम्पॉर्टेंट है. और फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. फेज पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, उसके बाद फेज 0 माइक्रोडोसिंग स्टडी, देन फेज 1 ह्यूमन फार्माकोलॉजिक एंड सेफ्टी स्टडी, phase 2 that is therapeutic exploration and dose ranging, and phase 3 that is therapeutic confirmation, and phase 4 pharmacovigilance post marketing surveillance. Thank you.